A very warm welcome dear class। और आफ्टर लॉन्ग टाइम थोड़ी सी छुट्टियां हो गई थी, तो हैप्पी दिवाली आप सभी को। और बहुत सारे त्यौहार लाइन से थे, तो त्यौहार में मैं डिस्टर्ब न हुआ न किया। ओके, देखो भाई, पढ़ने का एक नियम है, पढ़ो तो मन से पढ़ो, कोई काम करो तो उस समय वही काम करो बस। जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मेरे सर मुझसे कहते थे कि एक समय में जो काम कर रहे हो उसको परफेक्ट करो। तो फेस्टिवल है तो परफेक्टली मनाइए, और पढ़ाई है तो परफेक्टली करिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और एबायोटिक कंपोनेंट को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज 3 और उसके पिलर्स को हम समझेंगे, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी और विंड। तो शुरू करते हैं, 8वां लेक्चर है ये। और माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश। तो अब तक के जो इन्वायरमेंटल सेगमेंट में हम लोग स्टडी किए वो था मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो को हमने फिजिकल कंपोनेंट, बायोलॉजिकल कंपोनेंट, एनर्जी कंपोनेंट में बांटा है। फिजिकल कंपोनेंट में हमने एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर को डिस्क्राइब किया। बायोलॉजिकल कंपोनेंट में हमने बायोटिक को डिस्क्राइब किया। और एबायोटिक सेगमेंट में हम क्लाइमेटिक सेगमेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्लाइमेटिक सेगमेंट में जो मुख्य पिलर्स थे, लाइट, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी और विंड। तो लाइट और टेम्परेचर को हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं। प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी और विंड को हम लोग डिस्क्राइब इस लेक्चर में करेंगे। इसके बाद से इडियाफिक फैक्टर आएगा, जो कि आपका मेजर कंपोनेंट है, सॉइल। इडियाफिक फैक्टर जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम सॉइल के सारे कंपोनेंट को आपको डिस्क्राइब कर देंगे। जो हम इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, वो सॉइल का है। और उसमें आपको सॉइल से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी, माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट, जो भी है, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल, सारा कुछ आ जाएगा। तो इसीलिए सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं एनवायरनमेंट के, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसको आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और नोट्स को अपने अकॉर्डिंग आप उसमें डिज़ाइन करते चलेंगे, क्योंकि हम कंटेंट भी दे रहे हैं, इसीलिए आपको वहाँ पे नोट्स भी अवेलेबल है। तो बने रहिए और शुरू करते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या है, पहले तो दिमाग में सोचिए इसको कि प्रेसिपिटेशन है क्या भला, और ये क्यों नेसेसरी है। देखिए, जो हमारे धरती पर पूरे पानी है, पानी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अंतर्गत आता है, जिसको हाइड्रोस्फीयर में भी थोड़ा देखा गया है। और बायोजियोकेमिकल साइकिल में हम लोग पूरे साइकिल्स को इलेबोरेट कर रहे हैं। पानी पौधों तक नेचर किस तरीके से, किस मोड में, किस माध्यम से पहुंचाती है, इस चीज को प्रेसिपिटेशन में देखने वाला है। आप पेड़ को पानी दें तभी पेड़ को पानी मिलेगा, ऐसा नहीं है। पेड़ कई तरीके से पानी को अपटेक करता है, और नेचर उसको कई तरीके से वहाँ तक पानी अवेलेबल कराती है, जिसके कई रूप हैं। सबसे महत्वपूर्ण रूप है बारिश। सबसे महत्वपूर्ण पानी हम लोगों के लिए, चाहे किसी भी किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ें, वाटर इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लाइफ। माना ही गया जीवन की शुरुआत तभी हुई जब धरती पर ऑक्सीजन, और उससे पहले तो पानी आया। ऑक्सीजन बाद में आया, इसको ध्यान रखिएगा। पानी पहले आया। जो ऑक्सीजन हम सांस ले रहे हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट था, अलगल रिस्पायरेशन के दौरान निकला। खैर, उसको इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में और इन्वायरमेंटल इवोल्यूशनरी साइंस जब पढ़ाएंगे तो उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो रेनफॉल क्या है तो ये भी
पानी का एक स्रोत है। रेनफॉल कब कहते हैं? जब पानी का जो डायामीटर है पानी की बूंदों का वो 0.5 mm डायामीटर पानी की बूंद का है तो वह पानी रेनफॉल कैटेगरी में आता है। रेनफॉल को नापने के लिए सिम्पसन रेन गेज है, या रेन गेज सिंपली भी कई सारे बन गए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो डिज़ाइन किए गए हैं। अमूमन बारिश साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड के कारण इंडियन कॉन्टिनेंटल ट्रेन में होती है। दूसरा पानी का स्रोत फॉग है, जिसको हम धुंध कहते हैं। ये कूलिंग ऑफ हाई ह्यूमिड एयर में ह्यूमिडिटी होती है और आर्द्रता, और जब ये कूल होती है, और कहाँ कूल हो? अर्थ सरफेस के करीब में, अर्थ सरफेस के करीब में कूल हो तो ह्यूमिडिटी स्मॉल ड्रॉप में कन्वर्ट होना शुरू होती है, जिसको हम धुंध कहते हैं या फॉग कहते हैं। और एक निर्धारित डिस्टेंस पे वो बादल जैसा दिखने लगता है। मिस्ट को कोहरा कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कोहरा मतलब मिस्ट होता है। बहुत लोग इसको फॉग लिखना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो फॉग और मिस्ट में अंतर है। मिस्ट है कि लेस डेंस हो, और ड्रॉप जो है वो 0.5 mm से कम हो, रेन के ड्रॉप से कम हो। इसीलिए देखिए, आप सिंपली अपने दिमाग को दौड़ाइए, शीत जिसको कहते हैं आप, कोहरा, ये बरसता है, ये बरसता है। गाड़ी कहीं आप ठंडी में, इस समय ठंड शुरू हो गई है उत्तर भारत और पूरे आपका इंडिया में, तो अब जो शीत है, गाड़ी आप बाहर खड़ी करें तो देखेंगे भीगी हुई है, वेट हो जाता है। तो ये मिस्ट, ये जो बरस रहा है, ये हल्का हल्का ये कोहरा होता है। तो फॉग और मिस्ट में हमेशा अंतर आप समझे रहिए। ड्यू क्या है? ड्यू आपका एक तरह का प्रेसिपिटेशन है। जब ह्यूमिडिटी एयर में जो मौजूद पानी होता है वो फ्रोजन पॉइंट की तरफ बढ़ता है ड्यू टू लो टेम्परेचर, तो उसको हम ड्यू कहते हैं। अब यही मिस्ट, कोहरा, जब ड्यू बन जाएगा तो बरस जाएगा। सवेरे सवेरे जब आप घास को देखिए बारिश इसमें ठंडी में, तो उसके ऊपर एक लेयर पानी की रहती है, ड्यू, वो ड्यू है। फिर एक टर्म आता है स्लिट। स्लिट क्या है? स्लिट को समझिए, क्योंकि स्लिट और हेल में मामूली सा अंतर है। मॉइस्चर जो एयर में है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होकर स्मॉल ग्रेन गेहूं के दाने के रूप में पीलेट ऑफ आइस बनाकर गिरे, तो उसको हम स्लिट कहते हैं। डिफिनेशन में देखिए मामूली अंतर है और उसकी लैंग्वेज चेंज हो जा रही है। पानी सब में है, फॉग में भी है, मिस्ट में भी है, ड्यू में भी है, स्लिट में भी है, स्नो में भी है, हेल में भी है। देख रहे हैं, पानी सब में है। बस फ्रोजन पॉइंट की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहा है उसका नाम चेंज होना शुरू हो जा रहा है। अब यही चीज़ स्नो में बदल जाएगा जब मॉइस्चर सॉलिड स्टेट में हो और एयर का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पर हो। स्लिट में कोई ज़रूरी नहीं कि फ्रीजिंग पॉइंट पर ही हो एयर का टेम्परेचर। स्लिट में कोई ज़रूरी नहीं, वो फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ बढ़ेगा तभी से बारिश स्लिट आ जाएगा, समझ रहे हैं। परंतु अगर फ्रीजिंग पॉइंट पर है तो जैसे पहाड़ों पर भी बारिश होती है, पर चूँकि टेम्परेचर इतना ठंडा होता है कि वो
कुहरे स्नो के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाइज और गिरने लगते हैं, तो उसको हम स्नोफॉल कहते हैं और वही चीज़ स्नो है। हेल क्या है? जब सॉलिड स्टेट में मॉइस्चर कन्वर्ट हो जाए और स्मॉल ग्रेन और पीलेट के फॉर्म में आइस गिरने लगे, जिसको हम ओलावृष्टि कहते हैं, बड़े बड़े आइस क्यूब्स की तरह गिरना, तो उसको हेल स्टॉर्म कहते हैं। एक अमूमन एक कैलकुलेटेड वैल्यू है कि 45% जो वाटर अवेलेबल होता है वो मीन एवरेज प्रेसिपिटेशन जो है वो पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लो इनटू सरफेस रन ऑफ के थ्रू वो रिवर में जाता है। 20% ही परकोलेट करता है इनटू द ग्राउंड और 35% लॉस्ट बाय इवेपोरेशन। लोग सरफेस इवेपोरेट हो जाता है, या इवेपोरेशन जो है आपका, मान लीजिए कि कहीं पॉन्ड में पानी भरा हुआ है, बहुत सारे लोग इस समय रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, तो अगर उसका सरफेस एरिया ज़्यादा देंगे तो इवेपोरेशन जो है वो तेज़ी से होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन तेज़ हो जाता है। तो ये एक जो है इवेपोरेशन के कारण होता है 35%। इसीलिए जितना भी शहरों में सड़कें या जो घर के पोर्टिको है उसको हम कंक्रीट सीमेंट से ढक रहे हैं, उतना ही रेट ऑफ परकुलेशन भी कम होता चला जा रहा है। इसीलिए हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर शेड मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि भूगर्भ जल रिचार्ज होने के लिए हमको जिस पानी की ज़रूरत है वो यही अमाउंट है 20%। और ग्राउंड में जब पानी जाता है तो वो सॉइल के बीच में मौजूद होता है मॉइस्चर के फॉर्म में, तो सॉइल की नमी भी कम होगी। अगर किसी इलाके में पानी कम गिरेगा तो वो उस तरह से जब नमी कम होगी तो वहाँ की पैदावार पे भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में जो इकोलॉजी का पोर्शन होता है, ये सब कुछ बहुत ही प्रैक्टिकली देखा और समझा जा सकता है, बहुत ही प्रैक्टिकली देखा और समझा जा सकता है। आप इसको लोकल अपने इर्द गिर्द भी होता हुआ देख सकते हैं। व्यवहारिक विज्ञान है ये, व्यवहारिक विज्ञान। आप कह सकते हैं इन्वायरमेंट साइंस कोई बिहेवियरल साइंस है। यू कैन सी एंड ऑब्जर्व ईच एंड एवरी कंपोनेंट इन योर लाइफ, in your surrounding, that's why you are studying environment. Now एक डेटा है डिटर्मिनेशन रेनफॉल के अकॉर्डिंग जो है वेजिटेशन में भी बदलाव आता है। जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो 200 से 2000 मिलीमीटर एवरेज रेनफॉल एनुअल होता है। ग्रास लैंड में है 500 से 900 मिलीमीटर एवरेज रेनफॉल होता है। जीरोफिटिक कंडीशन में जो डिज़र्ट एरिया है उसमें 1.15 से 11.55 मिनिमम जो आपका रेनफॉल पैटर्न होता है मिलीमीटर। हियर इज स्टैंड फॉर मिलीमीटर एवरेज एनुअल रेनफॉल होता है। इसीलिए प्लांट्स वहाँ जीरोफिटिक कंडीशन अडॉप्ट करते हैं। देखिए जैसे जैसे रेनफॉल पैटर्न घटेगा या बढ़ेगा उसी तरह से वेजिटेशन कवर भी घटता और बढ़ता है, उसी तरह से वेजिटेशन भी घटता और बढ़ता है। जिस तरह से वेजिटेशन घटेगा बढ़ेगा उसी तरह से स्पीशीज की कैनोपी कवर, सीन इकोलॉजी में मैंने क्वाड्रेट में बताया है, आपको यह रिमाइंड करा दे रहा हूँ। जैसे जैसे वेजिटेशन रेनफॉल ज़्यादा होगा उसकी कैनोपी डोम शेप होनी शुरू होगी। जैसे जैसे रेनफॉल कम होगा और फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ जाएंगे तो कैनोपी जो है वो जो है कोन शेप होगी। दो तरीके की कैनोपी होती है ग्लोबली, कोन शेप और डोम शेप। डोम मतलब कि यू सी दैट हियर, लेट मी डिस्क्राइब 1 minute. If you are seeing that this picture this is cone shape canopy. Obviously you find this type of canopies in coniferous forest, in hilly areas. And what is dome shape? You know that this is dome shape. बचपन में बनाते थे, you know, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, पाकड़ का पेड़, गूलर का पेड़, ये सब क्या है? जैसे जैसे हम पोल से इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे कैनोपी में भी चेंज आएगा, और ये कैनोपी में चेंज होता है रेनफॉल पैटर्न के चेंज के दौरान। इसीलिए कह रहा हूँ ना, इन्वायरमेंटल साइंस इज अ बिहेवियरल साइंस एंड दिस मेक दिस सब्जेक्ट वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी फैसिनेटिंग
एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बींग्स। एक नई उसमें होता है सैक्लो फाइलस फॉरेस्ट होते हैं, फाइलस फॉरेस्ट। इसमें क्या होता है कि जब मैं फॉरेस्ट का वीडियो बनाऊंगा ना तो उसमें आप फॉरेस्ट को देखिएगा। अभी तो यहाँ पे हम इकोलॉजी को ही कंप्राइज फोकस्ड है। 1000 से 1300 मिलीमीटर जो है एवरेज एनुअल रेनफॉल होता है। इस तरह का जो आपका है प्लांट बहुत लंबे, उनमें ट्रीज़ बहुत लंबे होते हैं, और आप इसको देखेंगे लेदर टाइप के उसके जो है ट्रीज़ के बार्क्स होंगे, और ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और इसमें सबसे खतरनाक स्पीसीज आती है यूकेलिप्टस, जिसका मैं हमेशा से विरोध करता हूँ। यूकेलिप्टस द डेविल, नहीं द टेररिस्ट। डेविल किसको कहते हैं? वाटर हैंथा को। तो ये जो है इसकी ग्रोथ होती है। फिर बार बार टर्म ऊपर इस्तेमाल हुआ ड्यू, तो ड्यू के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दे दें। ड्यू पॉइंट वो टेम्परेचर है जहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाए। एंड व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक रेशियो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इनटू 100। इट इज़ इसकी जो वैल्यू लिखी जाती है वो परसेंटेज में लिखी जाती है, इसीलिए वो लिखा 100%। माउंटेन ड्यू का प्रचार आता है ना, अब आप समझिए। मान लीजिए कि ये कोई बर्फ़ है, बर्फ़ का टुकड़ा है, इसके ठीक निचली लेयर को गौर से देखिए। ये बर्फ़ यहीं से पिघलती है, ठीक है, यहीं से ये पिघलेगी। तो ये जो लेयर है ना, ये नीचे वाली, इसी को ड्यू लेयर कहते हैं। जिस लेयर के ठीक ऊपर या जिस पॉइंट के ठीक ऊपर वाटर बर्फ़ के फॉर्म में रहता है और जिसके नीचे वो मेल्टेड फॉर्म में आ जाए, उस पॉइंट को हम ड्यू पॉइंट कहते हैं। और ये कब होगा? जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी 100% हो जाएगी। अब इसमें आप देखिए, ये है रेन गेज। रेन गेज जिससे बारिश के पानी को नापा जाता है। अक्सर सरकारी पोस्ट ऑफिस में पुराने लगा हुआ है, और इसको आप मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में भी देख सकते हैं। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में भी इसको देख सकते हैं। भाई मौसम बदल रहा है, सावधान रहिएगा, सर्दी जुकाम का हमला। अब रेन देखिए, पानी का ड्रॉपलेट है, और ये स्लिट है। स्लिट का स्ट्रक्चर देखिए और हेल का स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चरली डिफरेंस देख रहे हैं आप? ग्रेन के पिलेट की तरह, और यहाँ पे पिलेट जैसा, ग्रेन साइज पिलेट। स्नो देखिए, थोड़ा सा इसको मैं आपके लिए बड़ा करूँ, ये देखिए, ये देख रहे हैं? रेन, स्लिट, हेल, स्नो। स्ट्रक्चरल डिफरेंस देख लिया? कभी आप हिमालय या शिमला या उधर जाए तो आप बर्फ़ लेकर एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, बर्फ़ के गोले बनाकर, वो स्नो है, वो स्नो है। समझ रहे हैं? स्लिट जो होता है ना, वो थोड़ा शार्प होता है इन कंपेरिजन टू स्नो। हेल भी हेल तो ठोस होता है, सॉलिड आइस, और उसकी सॉलिड जो होता है मोर सॉलिड होता है एज कंपेरिजन टू स्लिट। सीधा समझिए फ्रिज का आइस क्यूब, इतना सॉलिड होगा हेल। अभी जो है लखनऊ में 16 तारीख को गिरा है, स्नोफॉल हुआ है नवंबर में 2020। अब जैसे जैसे बारिश, जैसे जैसे धरती पर पानी पहुंचेगा, उसी हिसाब से देखिए प्रकृति कितनी खूबसूरत है, उसी हिसाब से अपने इलाके का निर्माण वहाँ पे होता है। अब स्नो एरिया ये देख रहे हैं, ये हो गया आपका अंटार्कटिका, ये हो गया आर्कटिक, ठीक है। जहाँ पे रेन कम है वहाँ पे डिज़र्ट एरिया है, ये सहारा आपका
अफ्रीका में, इधर भी देखिए अमेरिका की तरफ भी हैवी रेन, इधर देख रहे हैं। ये आप जो हैवी रेन वाला देख रहे हैं, आप देखिए मंथली, उसी हिसाब से देखिए नेचर ने कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अब ये आपकी लाइन है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ, सॉरी थोड़ा सा और नीचे बनाओ, ये हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री, इधर हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर, इधर हो गया साउथ हेमिस्फीयर। अब देखिए, देख रहे हैं, इधर पे देखिए फॉरेस्ट एरिया ग्रीन 60 डिग्री पर, ये 60 डिग्री, ये पोलर हाइट, ठीक है। पोल्स होगा 90 डिग्री। तो 0 डिग्री पर जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे, 30 डिग्री इधर, 30 डिग्री इधर, आपका ग्रीन बेल्ट देखने को मिलेगा। और देखिए ग्रास लैंड 21%, फॉरेस्ट, शब लैंड 19%, सवाना 14%, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन है। पूरे धरती पर 0.2% जो है आपका वेटलैंड है। फिर आप देखिए क्रॉप लैंड, देख रहे हैं 9%। फिर आप देखिए इसमें जो है ग्रास लैंड है 9%। अभी हाल में ही जो है महाराष्ट्र में लोनर झील को और उत्तर प्रदेश में सूर सरोवर झील है, जिसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। तो इस हिसाब से वेटलैंड्स बढ़ गए हमारे यहाँ। देखिए जो अपडेट होते हैं ना, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लिया कीजिए। ऐसा तो नहीं कोई अपडेट उसमें पड़ा है, ठीक है। पुराने वीडियोस भी अगर आप रिकॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं बायोडाइवर्सिटी वाला या कोई इस तरह का, तो उसमें आप देखिए नीचे अपडेट डिस्क्रिप्शन में रहता है। मैं करता रहता हूँ अपडेट हमेशा। तो वेटलैंड्स की संख्या बढ़ गई। और वेटलैंड्स जो है वो अबोर्ड ऑफ गॉड कहे जाते हैं, और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है नेचुरली, और इनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, इनको किडनी कहा जाता है। अर्थ की अगर अर्थ एक लिविंग प्लैनेट है तो अर्थ का लंग हो गया आपका फॉरेस्ट, और आपके किडनी जो है वेटलैंड। तो अलग अलग तरीका है। अब देखिए क्रॉप लैंड इंडिया में देख रहे हैं, इंडिया के केस में क्रॉप लैंड आप देख रहे हैं पूरा उत्तर भारत, इंडो गैंगेटिक प्लेन है, फिर वेस्टर्न घाट है, श्रीलंका बहुत ज़्यादा ग्रीन है, फॉरेस्ट एरिया उसके पास अच्छा है। हर कंट्री पे जितने भी इस मैप में आप कंट्री देख रहे हैं, हर कंट्री के लिए कंपलसरी है कि वो 33% एरिया अपना ग्रीन कवर में रखे। पूरे धरती पर 33% ग्रीन कवर एरिया होना चाहिए। और हर स्टेट के लिए ये नियम है कि हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी अपना इलाके का 33% एरिया ग्रीन कवर के लिए रखे। तो जैसे जैसे प्रेसिपिटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशंस ऑन लैंड, और उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज भी होता है, उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स और लाइफ भी होता है। मैक्सिमम सभ्यताओं को देखिए नदियों के किनारे बसी हैं। मिस्र, रोम, इंडस, कोई सभ्यता उठाइए आपको सब नदियों के किनारे मिलेंगे, सब नदियों के किनारे। भारत की जो प्राकृतिक सीमाएं थीं कांधार तक और इधर इंडोनेशिया सुमात्रा तक, ये सब कुछ पूरा ये प्राकृतिक ये इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन इसीलिए कहा गया। इंडस रिवर से आच्छादित होता है ये पूरा प्रदेश। मेसोपोटामिया है, फिर उसके बाद से आपका साइप्रस रिवर के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ, फिर मेडिटेरियन के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ। तो सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे बसी। मैक्सिमम शहर भी भारत के नदियों के किनारे हैं, गंगा के किनारे मैक्सिमम शहर जो है बसे। रिवर के किनारे पे सिटियों का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ। अब ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। ह्यूमिडिटी
जो है ये एक एबायोटिक कंपोनेंट में क्लाइमेटिक सेगमेंट का एक पिलर है, ये भी है, क्योंकि ह्यूमिडिटी से ही रेनफॉल होता है, ह्यूमिडिटी से ही प्रेसिपिटेशन होगा। हर प्रकार का प्रेसिपिटेशन इज ड्यू टू ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को कई लोगों ने कई प्रकार से बांटा, पर बेसिकली ह्यूमिडिटी 4 प्रकार की मुख्यतः होती है। एक ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है, एक एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, एक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है और एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। समझिए इसको पहले, ह्यूमिडिटी क्या है। वाटर वेपर, वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर, मान लीजिए कि एक गुब्बारा है, ठीक है, गुब्बारा वायुमंडल में हम जहाँ खड़े हैं, मान लीजिए अपनी हाइट से हमने नाक की सीध में रख के, उसको नोज़ल हाइट कहते हैं। नोज़ल हाइट मतलब नाक की सीध में। जितने भी लोग एयर पोल्यूशन पढ़े होंगे जीवन में अपने, कभी हाई स्टैग मॉनिटरिंग किए होंगे, वो जानते होंगे। नहीं जान रहे तो बता देता हूँ। हाई वॉल्यूम एयर सैम्पलर में जो सैम्पलर का हाइट होता है वो नोजल इंडेक्स, नोजल हाइट से माना जाता है एयर सैम्पलिंग हाई वॉल्यूम का। तभी उसको RSPM का कैलकुलेशन तभी होता है, नोजल हाइट, ठीक है। तो नोजल हाइट पे गुब्बारा को ऐसे रख के हम छोड़ रहे हैं, तो मान लीजिए वो गुब्बारा है ऊपर की तरफ जा रहा है। अब उस गुब्बारे में अगर वो ट्रांसपेरेंट है, एयर का ब्लॉक है, वो एक ऊपर पार्सल टाइप में क्यूब में है। अब ये ऊपर जा रहा है, आपके सामने एक ट्रांसपेरेंट क्यूब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है एयर का। अब उस एयर में मौजूद जितना वाटर होगा इन फॉर्म ऑफ वेपर, वही जो है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कहलाती है। वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इन गैसियस फॉर्म, उसको हम एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या है? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जो है, अब ह्यूमिडिटी का क्या रोल है अभी बता रहा हूँ मैं, बहुत बहुत सिग्निफिकेंस है ह्यूमिडिटी का। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है कि एयर में मौजूद जो भी मॉइस्चर है, जो भी पानी है, एक निर्धारित तापमान पर, तो उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। जहाँ टेम्परेचर हमने ऐड कर दिया एक सर्टेन टेम्परेचर पर, उस एयर मास में मौजूद पानी, मॉइस्चर, तो उसको हम कहेंगे ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है? टोटल वेट ऑफ वाटर वेपर पर वॉल्यूम ऑफ एयर। टोटल वेट, एक वॉल्यूम, एक मतलब एक कोई वॉल्यूम ले लीजिए, 1 लीटर पानी या एक वॉल्यूम का जो आपका गुब्बारा है एक पर्टिकुलर, उसमें मौजूद जितना भी पानी होगा, 1 गैलन 2 गैलन 3 गैलन, वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहलाता है। अब इसको आप ऐसे समझिए, और थोड़ा सा सरल करने की चेष्टा कर रहा हूँ। कद्दू देखा है ना, कोहड़ा। अब इस कोहड़े को एक आप एयर पार्सल मानिए, ठीक है। इसको मैं ज़मीन से ऊपर की तरफ उठा रहा हूँ, ठीक। तो उसके अंदर मौजूद उस एयर, अब कोहड़े को आप कोहड़ा मत समझिए, उसको आप एयर पार्सल समझिए। उस एयर पार्सल के अंदर मौजूद जो भी मॉइस्चर होगा वो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कहलाएगा। अब दूसरा है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। उस एयर पार्सल के अंदर मौजूद जो पानी होगा, उसका जो वेट होगा, वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहलाएगा। अब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है? वाटर वेपर इन ग्राम कंटेंट इन अ किलोग्राम ऑफ एयर। मतलब एक कोहड़े में मौजूद उसके जितने बीए हैं, अगर आप उनको वाटर वेपर मान लें, तो अब उस कोहड़े में मौजूद बिया जो है उसको आप देख रहे हैं कि वो वाटर वेपर है, ठीक है। तो अब जितना उसका मास होगा
वो ग्राम में हो गया, छोटी इकाई हो गई। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का ही इस्तेमाल, और इसी को कहते हैं जियोग्राफिकल यार्डस्टिक। ज्योग्राफिकल यार्डस्टिक कहा जाता है। और डिक्रीज करता है ये इक्वेटर से पोल की तरफ जाने में। ह्यूमिडिटी डिक्रीज कर रही है इक्वेटर से, कौन सी? स्पेसिफिक, इक्वेटर से पोल की तरफ जाने में। और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है? ये भी डिक्रीज करती है इक्वेटर से पोल की तरफ। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ जो प्रेसिपिटेशन है वो लार्जली डिपेंड करती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पर। अब आप ये देखिए, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेगी। जब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेगी तो बारिश कम होगी, तो देखिए इंडो गैंगेटिक प्लेन में सबसे बेहतरीन बारिश होती है, रिचेस्ट सॉयल यहीं पाया जाता है पूरे दुनिया का। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का रेशियो है। वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर एट डिफरेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को हम परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, और इसी को हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए साइक्रोमीटर और थर्मोहाइग्रोमीटर, इलेक्ट्रोलिटिक हाइग्रोमीटर आ गए हैं। तो ये डिजिटल प्रणाली हो गई है। ह्यूमिडिटी जो है वो लाइफ ऑफ प्लांट को भी इम्पैक्ट डालती है। सीड जर्मिनेशन पे इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ये फंगाई और माइक्रोब्स के ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में या उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जहाँ पे जो है बारिश अच्छी होती है, जैसे जैसे हम उसमें ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे फंगाई और लाइकेंस और मॉसेस देखने को मिलने शुरू हो जाते हैं, पेड़ों पे भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो है ये बहुत बेहतरीन चीज़ है उनकी ग्रोथ के लिए भी, ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी जो है अगर लाइकेन की सर्वाइवलिटी के लिए, ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल है, तो ये हमारे सक्सेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जब पाइनियर स्पेसीज की ग्रोथ होती है किसी एरिया में तो भी बहुत मायने रखती है। अब इसको हम एक तरीके से और देख रहे हैं इसी चीज़ को। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को हम देख रहे हैं और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी को देख रहे हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो गया? यही रेशियो हो गया, यही चीज़ का रेशियो है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? वो रेशियो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का ह्यूमिडिटी कैपेसिटी को लेकर बनाया गया है। ठीक है। अब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी में हम क्या पढ़ रहे हैं कि कोई भी लिखता है कि कैपेसिटी ऑफ एयर ऑफ सर्टेन वॉल्यूम टू सर्टेन टेम्परेचर टू रिटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। मतलब एक एयर वॉल्यूम, एक एयर का ये ब्लॉक है, इसमें मान लीजिए हवा है, ठीक है, ये सरफेस है, ग्राउंड। इसमें जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होगा, जितना भी मैक्सिमम आ सकता है, वो होगा ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। ठीक है। अब यही कद्दू है, समझ लीजिए, इस कोहड़ा को एग्जाम्पल दिए थे, इसके अंदर मौजूद जितना भी आपका मॉइस्चर है। अब आइए बात करते हैं आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को कह रहा है कि टोटल वेट ऑफ वाटर वेपर पर वॉल्यूम ऑफ एयर एट डिफिनिट टेम्परेचर। अब एक वॉल्यूम ऑफ एयर है, ठीक है, इसमें जितना भी वाटर वेपर होगा, जितना भी वाटर वेपर होगा, वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर, और ऊपर क्या है? वाटर इन फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, देख रहे हैं, मॉइस्चर। तो जितना भी इसमें वेपर फॉर्म में होगा वो कहलाएगा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या कहता है कि मान लीजिए कि 1 किलो एयर है, ठीक है, अब इसमें जितना ग्राम पानी होगा वो हो गया स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी।
और इसी को नापते हुए चलते हैं, इसी को यार्ड स्टिक कहते हैं। मौसम वैज्ञानिक इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये छोटा सा एक ब्रीफ समझाया हूँ, बाकी इसको तो हम लोग डिस्क्राइब करेंगे जब जियो साइंसेस पढ़ाएंगे, एनवायरमेंटल। इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका महत्व जो है ह्यूमिडिटी का वो यही है कि सीड के जर्मिनेशन में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। ये मॉसेस और लाइकेन्स और अदर माइक्रोब्स के लिए भी, जैसे ज़्यादा उमस भरा रहता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी, तो वहाँ पे लाइकेन और मॉसेस और आपके फंगाई ग्रोथ होने, वो गर्मी में नहीं हो जाता, दाद हो जाता है लोगों को गले में, और इसी तरह जो है ये फंगल इन्फेक्शन होता है, ह्यूमिडिटी के कारण होता है, फंगस ग्रो कर जाता है। ऐसे ही पेड़ों पे भी होता है, पैचेस में फंगस ग्रोथ कर जाता है। ह्यूमिडिटी को नापने के लिए जो यंत्र हैं वो इस तरह के हैं। देखिए, एक अब तो ये थर्मल स्टैंडर्ड आ गया है, ये पहले था डबल वेट एंड ड्राई वाला, और ये आपका ह्यूमिडिटी के लिए एक ये आपका था। डिजिटल मीटर्स आ गए हैं अब तो, इसको कैलकुलेट हो जाता है, सीधे सीधे दिखता है। फिर विंड भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। Who has seen the wind? Neither I nor you, but when the leaf trembles, the wind passes through. तो इस एक पोयम है ये, क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे इसको CBSE बोर्ड में। Who has seen the wind? Neither I nor you, but when the leaf trembles, the wind passes through. I think it is written by William Wordsworth. अब विंड क्या है? हॉरिजेंटल, ध्यान रखिएगा, वर्टिकल की बात नहीं हो रही है। हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर मास इज नोन एज विंड। विंड पोर्स के डिस्पर्सल में, सीड के डिस्पर्सल में, पोलेंस के डिस्पर्सल में, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी में बहुत बड़ा इसका योगदान है। इसी चीज को जो है सुमित्रा नंदन पंत या सुभद्रा कुमारी चौहान, मैं भूल रहा हूँ, लिखा है कि हवा हवा हूँ मैं, बसंती हवा हूँ मैं, है तो बसंत की हवाओं के बारे में जिक्र है, पुष्प और लताओं से। ये सब क्या है? इन्वायरमेंट ही तो है। अंग्रेजी से लेके हिंदी के लिटरेचर तक इन्वायरमेंट। अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ये इन्वायरमेंट पे ही लिखी गई किताबें हैं। मेघ को दूत बना दिया। अभिज्ञान शकुंतलम में बह रहे पानी और मछली के बारे में जिक्र हुआ, एक अलग ही स्टोरी। देख रहे हैं, वाह। बिहेवियरल साइंस है इकोलॉजी, इन्वायरमेंट। इफेक्ट ऑफ वेजिटेशन क्या है? अच्छा, विंड हमारे धरती पर, थोड़ा सा चीज बता दूं मैं, एक ब्लैंक ले लूँ मैं। ये हमारी अर्थ है, ठीक है। हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट घूमती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इक्वेटर है 0 डिग्री पर, ऊपर है नॉर्थ पोल, नीचे है साउथ पोल। वेस्ट से ईस्ट घूमती है, इसीलिए मैक्सिमम हवाएं वेस्ट साइड में ईस्ट की तरफ है, नॉर्थ पोल पे वेस्ट से ईस्ट में। अब चूंकि हमारी अर्थ 23.5 डिग्री इंक्लाइन है, झुकी हुई है, इसीलिए साउथ वर्ल्ड में मैक्सिमम हवाएं जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो चल रही हैं वो वेस्ट की तरफ इंक्लाइन है, झुकी हुई है। यही खूबसूरती है इन्वायरमेंट साइंस की। इसको आप जियोग्राफी में पढ़ेंगे जब, इन्वायरमेंटल जियो साइंसेस में ना, वो कहानी तो आपको मज़ा आ जानी है, मैं गारंटी देता हूँ। इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये विंड कि जिसका कोई हिसाब नहीं। विंड के बारे में एक बात बताएं आपको, विंड से जंगल मूव करते हैं। कभी सुना है जंगल को मूव करते हुए, चलते हुए? है नहीं सुना है? मैं बताता हूँ, लेट मी टेल यू। जैसे मान लीजिए एक इलाका है ये, ठीक है, यहाँ पे फॉरेस्ट है,
ठीक, बहुत सारे जंगल हैं। यहाँ पर एक छोटी सी रिवर है या पॉन्ड है, जो भी आप मान लो, जो भी मान लो, ह्यूमन स्ट्रक्चर छोड़ के, क्योंकि ह्यूमन्स आर पोल्यूटेंट। ये फॉरेस्ट है, ठीक है। अब इनकी जो अब इधर से विंड अगर तेजी से बह रही है तो इनके सीड डिस्पर्सल होंगे इधर, ठीक है। और ये जंगल आ गया इधर, देखा, जंगल को भी मूव करता हुआ देखा। लोग कहते हैं पेड़ नहीं चलते, इधर आ गया। तो बीच में बहने वाली नदी के बोथ साइड में एक ही स्पीसीज आपको मिले। केरल गए हैं कभी? नहीं गए, मैं गया हूँ। आप जाइए केरल में उसमें बैक वाटर्स में LAP, और वहाँ पे देखेंगे आप दोनों साइड में एक ही स्पीसीज है। इस तरह का पूरी दुनिया में देखने को मिलता है, पूरी दुनिया में। ऐसा नहीं है कि खाली केरल में ही देखने को मिलेगा। अगर विंड वेलोसिटी इधर से अच्छी बह रही है एक डायरेक्शन में से, चाहे वेस्टली चाहे ईस्टली, ठीक है, तो उस फॉरेस्ट के पोर्स जो है वो दूर तक स्प्रेड होते हैं, और इसी तरह जंगल जो है वो अर्थ पर ट्रेवल करते हैं। याद रखिएगा, ये भी एक तरीका है। जीवन अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। अब हम देखने जा रहे हैं जो उसमें है कि विंड का इफेक्ट है वेजिटेशन पे है। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है कि विंड जो है वो ट्रांसपायरेशन रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करने में मदद करता है, इफेक्ट करता है। एयर सैचुरेशन जो होता है, उसके वाटर वेपर जो रिलीज होता है बाय प्लांट। फिर उसके बाद से नॉर्मल विंड जो है वो हेल्प करता है फॉर पॉलिनेशन में। एमनोफिलस फ्लावर्स होते हैं सच एज पैडी, वीट, मेज, शुगर केन, और भी हैं आपका सरसों है, और जो है आपका पार्थेनियम है, वीट्स बहुत सारे हैं। ये विंड के थ्रू डिस्पर्स ऑफ होते हैं। डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स विंड के थ्रू होते हैं। नारियल का मैंने एग्जांपल दिया था। देखिए, सीड हल्का होगा तो दूर तक फैलेगा, सीड हल्का होगा तो दूर तक फैलेगा। सीड भारी होगा तो नज़दीक रहेगा, ज़्यादा दूर उसका डिस्पर्सल नहीं होगा। ये मैंने पढ़ाया है। इसके बाद से विंड नेचुरल फैक्टर है सक्सेशन के लिए। बहुत तेज़ी से हवा बहना, बहुत तेज़ी से हवा बहना, सॉइल का इरोजन होना, सॉइल के इरोजन के बाद से ट्रीज़ का गिर जाना, ठीक है, वो एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ सक्सेशन को भी स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेटिंग फैक्टर है। पायनियर को भी जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पायनियर के स्पीसीज का भी वहाँ पे आना पर्टिकुलर एरिया में बाय विंड भी आते हैं। बाय विंड आ गया, कहीं से फंगस आ गया, कोई लाइकेन आ गया, कोई स्पोर आ गया, ठीक है, तो बाय विंड भी डिस्पर्सल इसका होता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, पूरे धरती पर 16 कार्डिनल डायरेक्शन होते हैं। डायरेक्शन ऑफ विंड जो है वो विंड वेन के द्वारा मेजर होता है। वेलोसिटी इज बाय एमिनोमीटर, और रिप्रेजेंट करने के लिए जो होता है डायग्राम, उसको हम विंडरोज कहते हैं। दिखा रहा हूँ मैं, परेशान मत हो। ये देखिए, पुराने ज़माने का प्राचीन काल का है, ठीक है, ये नए काल का है विंड वेन, ठीक। अब ये एमिनोमीटर और विंड वेन इकट्ठे हैं, ठीक। अब इसी तरह का आ ही रहा है डिजिटल फॉर्मेट में। अब तो ये और डिजिटल हो गया है। और ये कार्डिनल डायरेक्शंस हैं जिधर से आपको विंड मिलेगी, 16 कार्डिनल डायरेक्शन। और ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं विंड रोज है। ये विंड रोज मतलब होता है गुलाब नहीं होता है, हवा वाला गुलाब। विंड रोज मतलब कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है विंड का, जिसमें उसका डिस्टेंस, स्पीड और डायरेक्शन मेजर होता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा नीचे कमेंट में डिस्क्राइब कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर पूछिएगा। पार्ट 8 देख रहे हैं आप, मतलब कि आप पार्ट 7 तक पढ़ चुके हैं, आपका नोट्स कंप्लीट हो गया है और छुट्टी को एंजॉय किया आप लोगों ने। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। कोई क्यूरी होगी ज़रूर पूछिएगा, नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है।